आप जिस रीजन में रहते हो उस रीजन में इंडस्ट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या आपके मन में एक क्वेश्चन का भी ओरिजिन हुआ है, अगर इंडस्ट्री है तो उस रीजन में क्यों इंडस्ट्री है? अगर इंडस्ट्री नहीं है तो आपके मन में ये क्वेश्चन ओरिजिन को भी हुआ है, उस रीजन में इंडस्ट्री क्यों नहीं है? एक्चुअली आज हम लोग इस वीडियो में इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है? मतलब ये है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग कुछ लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करते हैं मशीन के थ्रू, उसी सिस्टम को हम लोग इंडस्ट्री के नाम पर जानते हैं। इंडस्ट्री एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है क्योंकि यहाँ पर कुछ इनपुट किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल को इनपुट किया जाता है, उसके बाद मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है आउटपुट में। इसीलिए ये सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। आप जिस रीजन में रहते हो वहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल है क्या नहीं, इस फैक्टर के बारे में समझने के लिए इंडस्ट्रियल लोकेशनल फैक्टर के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रीजन में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए दो टाइप फैक्टर काम करता है। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर एंड नंबर 2 मैनमेड फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सुटेबल क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे। किसी रीजन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल का ज़रूरत होता है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग करके न्यू काइंड्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो ऐसे ही जिस रीजन में रॉ मटेरियल जैसा माइनिंग बेस होगा तो कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा, आयरन, ऐसे ही किसी रीजन में अगर एग्रो बेस होगा तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो सकता है। नंबर 2 रिलीफ। रिलीफ के अंदर आपका प्लेन रीजन, माउंटेन रीजन एंड प्लेटू रीजन आता है। आपको पता होगा जो माउंटेन रीजन होता है वो इंडस्ट्री या बड़ा बड़ा बिल्डिंग एस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल नहीं हो सकता है, इसीलिए इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग हर टाइम प्लेन रीजन को चूज करते हैं। नेक्स्ट होता है सूटेबल क्लाइमेट। कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री सूटेबल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियसली ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट का बहुत ज़रूरी रहता है, इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जनरली सी बॉडी या ओशन बॉडी के आसपास होता है। फिजिकल फैक्टर जैसा ऐसे ही कुछ मैनमेड फैक्टर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है, जैसा कैपिटल, सप्लाई ऑफ लेबर एंड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किसी भी रीजन में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करता है। तो हम लोग फिजिकल एंड मैनमेड फैक्टर को देख के हम लोग बता सकते हैं कौन सा रीजन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल है और कौन सा रीजन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आइडियल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करके न्यू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसी को रॉ मटेरियल के नाम पर जानते हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर बेस करके इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड नंबर 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर क्रॉप्स से आता है, उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम पर जानते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, शुगर कैन इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ये सब इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाम पर जानते हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल माइनिंग सेक्टर से आता है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल माइनिंग से आता है, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कोल, मैंगनीज, स्टील एट्सेट्रा सब माइनिंग सेक्टर से ही हम लोगों को मिलता है, इसीलिए इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के नाम पर जाना जाता है। एग्जाम में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। चलिए हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो जनरली एग्रीकल्चर से ही मिलता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मिनरल से ही आता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्रिएट करता है, पीपल को जॉब मिलता है, वो जनरली रूरल एरियाज पीपल को लिए होता है। और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है वो जनरली रूरल और अर्बन दोनों पीपल के लिए जॉब क्रिएट कर सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो एग्जाम्पल होता है वो शुगर कैन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री एट्सेट्रा। ऑन द अनदर हैंड जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता है वो जनरली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री एट्सेट्रा।
नेक्स्ट है रिलेशन विथ माइनर्स एंड फार्मर्स। मतलब एग्रो बेस इंडस्ट्री जो होता है वो जनरली फार्मर के ऊपर बेस करना पड़ता है, इसीलिए एक गुड रिलेशन क्रिएट होता है फार्मर के साथ। ऑन द अनदर हैंड मिनरल बेस इंडस्ट्री वो माइनिंग के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इसीलिए मिनरल बेस इंडस्ट्री के लिए माइनर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन होता है। नेक्स्ट इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कुछ इंडस्ट्री होता है जो ऑपरेट करता है गवर्नमेंट या रन बाय द गवर्नमेंट, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे, जैसा SAIL। कुछ इंडस्ट्री होता है जो इंडिविजुअल पीपल के थ्रू रन होता है या ऑपरेट होता है, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलेंगे, जैसा टिस्को। ऑन द अनदर हैंड कुछ इंडस्ट्री होता है जो स्टेट्स गवर्नमेंट एसोसिएट रहता है, उसके साथ इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व रहते हैं, उसको हम लोग जॉइंट वेंचर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्टेट एंड इंडिविजुअल पीपल दोनों ज्वाइंट रहते हैं, इसीलिए इसको जॉइंट वेंचर इंडस्ट्री के नाम पर जाना जाता है, जैसा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑन द अनदर हैंड कुछ इंडस्ट्री होता है जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ऑन द अनदर हैंड वर्कर्स के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है, मतलब कोऑपरेट करना पड़ता है दोनों को। कौन कौन कोऑपरेट करेंगे? जो रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहा है वो भी, ऑन द अनदर हैंड जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग भी, दोनों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों प्रोपोर्शनल हो जाता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स के बीच में। इसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के नाम पर जानते हैं, जैसा शुगर कैन इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए फार्मर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि फार्मर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करना पड़ता है इंडस्ट्री के लिए। ऑन द अनदर हैंड वर्कर्स के भी ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, मतलब इसमें दोनों का कोऑपरेशन चाहिए, इसीलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के नाम पर जाना जाता है। अगर मैं और आप दोनों एक साथ हाथ पकड़ के चलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंड इन हैंड। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दोनों गो हैंड इन हैंड। मतलब क्या है? मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन वो कैसे? इसके लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी रीजन में अगर रैपिड ग्रोथ होगा इंडस्ट्री का, मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा इंडस्ट्री, तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम पर जानते हैं। ऐसे ही किसी रीजन में अगर अर्बन एरिया का, मतलब टाउन एरिया का बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, तो उसको हम लोग अर्बनाइजेशन के नाम पर जानते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, बट हाउ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी रीजन में जॉब क्रिएट होता है, मतलब क्रिएशन ऑफ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो है वो रिड्यूस होता है। उस रीजन में बहुत ज़्यादा पीपल को एक साथ जॉब मिलता है, ऑब्वियसली वो रीजन धीरे धीरे अर्बन रीजन में ट्रांसफर होता जाएगा। सेकेंड थिंग्स, रीजन में माइग्रेशन का इन माइग्रेशन बहुत इंक्रीज होता है, मतलब जिस रीजन में जॉब क्रिएशन होगा, एक्चुअली जिस रीजन में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड होगा, उस रीजन में रूरल एरिया का पीपल काम करने के लिए पहुँचेंगे, तो ऑब्वियसली उस रीजन धीरे धीरे अर्बन सेंटर में कन्वर्ट होता जाएगा। ऐसे ही जिस रीजन में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है, उसके साथ उस रीजन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलप होता है, मार्केट फैसिलिटीज़ और भी डेवलप होता है, बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता है, इंश्योरेंस सिस्टम डेवलप होता है। ऐसे ही उस रीजन का टर्शियरी एक्टिविटीज़ का डेवलप होता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलप के थ्रू, इंडस्ट्री डेवलप के थ्रू उस रीजन में ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन का भी डेवलप होता है। कभी कभी इंडस्ट्रियल चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है जूट इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब जूट इंडस्ट्री प्रेजेंट टाइम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसके लिए आपको इस आंसर को कुछ पॉइंट में एक्सप्लेन करना है, जैसे प्रॉब्लम ऑन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअली जूट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसके लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन करना, मतलब जूट प्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम फार्मर्स लोग एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जूट प्रोडक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसलिए रॉ मटेरियल का सप्लाई बहुत कम हो गया है। ये इंडस्ट्री का एक मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लेबर। प्रेजेंट टाइम इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्किलफुल लेबर का बहुत ज़रूरी है, लेकिन सप्लाई ऑफ स्किलफुल लेबर का अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ पावर। किसी भी इंडस्ट्री को एक्टिव रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़रूरी रहता है, और प्रेजेंट टाइम पावर सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिजिन हो रहा है, इसलिए इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है।
नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को एक्टिव रखने के लिए कैपिटल का, मनी का बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम लोन सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रहा है, इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट कंडीशन बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लेबर, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन के लिए लेबर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिजिन होता है। डिस्प्यूट कंडीशन या कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन ओरिजिन होता है, जिसके लिए इंडस्ट्री का प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट ओरिजिन होता है। ऐसे ही मार्केटिंग प्रॉब्लम एंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम ओरिजिन होता है। ये सिर्फ जूट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था, लेकिन आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का इंडस्ट्री का प्रॉब्लम या चैलेंजेस के बारे में पूछ सकता है। आप उस टाइम इसी पॉइंट को इजीली एक्सप्लेन करके उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। इंडस्ट्री चैप्टर के साथ रिलेटेड आपको NTPC के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक्चुअली ये क्लीन एनवायरनमेंट के लिए काम करता है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए एक कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच प्रोवाइड करता है, जैसे लेटेस्ट टेक्निक को यूज करना, जिसके थ्रू पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एस, मतलब इंडस्ट्री से जो एस निकलता है वो एस को री यूज करने के लिए ये सलाह देता है। ऑन द अनदर हैंड, इंडस्ट्री के चारों साइड ग्रीन बेल्ट को एस्टेब्लिश करना। जनरली जो थर्मल इंडस्ट्री होता है उसके चारों साइड अगर ग्रीन बेल्ट मतलब प्लांटेशन होगा तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बैलेंस इजीली मेंटेन हो सकता है। ऐसे ही क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए NTPC कुछ प्रोएक्टिव अप्रोच प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।